Hello everyone and welcome back to my channel Economic Sites. So today we are going to discuss very important that is 15.4 balance of payment disequilibrium. इसके प्रीवियस टॉपिक्स मैंने पिछले लेक्चर में कंप्लीट करा दिया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको जरूर देखिएगा. देन यू विल इजीली अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी वेल. ठीक है, तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है. देखिए बीओपी या बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, किसी भी देश के क्या होते हैं इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है. कोई भी देश जब दूसरे कंट्रीज के साथ जो ट्रांजैक्शन करता है, बेसिकली इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, उसका सिस्टमैटिकली जो रिकॉर्ड दैट इज कॉल्ड द बैलेंस ऑफ पेमेंट. तो कई बार हमें इकोनॉमी में हमें इसमें क्या देखने को मिलता है, हमें डिसइक्विलिब्रियम देखने को मिलता है. नाउ व्हाट इज अ डिसइक्विलिब्रियम? डिसइक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि आपके जो बीओपी में बेसिकली जो डेबिट होता है, एक डेबिट साइड होता है और एक क्रेडिट साइड होता है. कभी भी ये दोनों इक्वल आपको बहुत कम रेयर चांस में आपको देखने को मिलता है. आइदर डेबिट साइड किसी कंट्री का ज़्यादा होगा या आइदर क्रेडिट साइड किसी कंट्री का ज़्यादा होगा. कहने का मतलब है क्रेडिट साइड क्या होता है, हमारी रिसीट्स होते हैं, इनफ्लो होता है हमारी कंट्री में कि बाहर का पैसा जो हमारी कंट्री में आ रहा है, तो ठीक है. और डेबिट होता है जो हमारा पैसा बाहर की कंट्री में जा रहा है. तो ये दोनों इक्वल करना बहुत मुश्किल है. तो मोस्टली हमें डिसइक्विलिब्रियम ही देखने को मिलता है. और इन एवरी इकोनॉमी 99.9% 100% आपको यहाँ आप कह सकते हो 100% ही आपको डिसइक्विलिब्रियम. तो ये स्टेज होती है बेसिकली डिसइक्विलिब्रियम की कि आइदर आपका डेबिट साइड ज़्यादा होगा या आइदर आपका क्रेडिट साइड ज़्यादा होगा. अब इन दोनों में किसी इकोनॉमी के लिए बेटर सिचुएशन कौन सी है? इन दोनों के लिए जो सेकंड है दैट इज अ डेबिट इज लेस देन द क्रेडिट. तो क्रेडिट हमारा ऑब्वियसली बात है हमारी रिसीट्स है, मतलब इसमें क्या है बेसिकली हमारे इनफ्लो है, यहाँ पे हमारा जो पैसा बाहर से फॉरेन से आएगा. तो अगर हमारा क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट से, सो दैट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट. ठीक है, और इकोनॉमी के लिए फेवरेबल जो नई चीज़ होती है वो है आपका दैट इज जब आपका डेबिट जो है वो बड़ा होता है. ओके, जब डेबिट आपका बड़ा होता है क्रेडिट से, राइट, दैट इज नॉट अ फेवरेबल. तो डिसइक्विलिब्रियम की बेसिकली दो चीज़ें हो गई, जब आपका बेसिकली या तो आपका डेबिट ज़्यादा होगा क्रेडिट से या क्रेडिट ज़्यादा होगा डेबिट से. तो ये होता है आपका फेवरेबल डिसइक्विलिब्रियम और ये होता है आपका अनफेवरेबल डिसइक्विलिब्रियम. ठीक है, और दूसरी कंडीशन में आप ये भी ध्यान रखिए, जब आपका क्रेडिट ज़्यादा होता है डेबिट को, इसे सरप्लस भी बोलते हैं. ठीक है, और जब आपका डेबिट ज़्यादा होता है क्रेडिट से, इसे क्या बोलते हैं, डेफिसिट भी बोलते हैं. क्लियर? अब हम कंटेंट से ये सारी चीज़ें पॉइंट्स क्लियर कर लेंगे. तो आपको फर्स्ट लाइन जैसे आप देख पा रहे हैं कि कंट्रीज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द डिफरेंट फैक्टर्स, देयर इज लिटिल पॉसिबिलिटी ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट. तो यह आपको पता है बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, कोई एक फैक्टर नहीं है एक्सपोर्ट इंपोर्ट को जो करता है. देयर आर थाउजेंड्स ऑफ गुड्स, थाउजेंड्स ऑफ वैल्यूज. ओके, थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं. तो दोनों को बेसिकली उन दोनों की वैल्यू को सेम करना दैट इज नॉट पॉसिबल. ओके, इन मोस्ट ऑफ द टाइम, ऑलमोस्ट every time I can say. So disequilibrium in the balance of payment of a country may either appear a surplus, एक फेवरेबल हो सकता है इकोनॉमी के लिए, या वो अनफेवरेबल है दैट इज अ डेफिसिट. तो बेसिकली डिसइक्विलिब्रियम दो तरह के होते हैं, एक होता है सरप्लस जो होता है हमारे लिए फेवरेबल, और एक होता है आपका डेफिसिट जो हमारे लिए होता है अनफेवरेबल. राइट, ठीक है. सो इफ द ऑटोनॉमस रिसीट्स आर लेस देन द ऑटोनॉमस पेमेंट्स, अगर आपकी रिसीट्स है वो कम है पेमेंट से, मतलब पेमेंट आपको अगर पेमेंट किसी देश को, पेमेंट बेसिकली क्या है, आपका डेबिट साइड है, ठीक है, आपका रिसीट्स क्या है, क्रेडिट साइड है. अगर आपकी पेमेंट्स ज़्यादा हैं तो दैट इज़ आ डेफिसिट, वो क्या होता है, डेफिसिट होता है. ऑन द अदर हैंड अगर आपकी रिसीट्स ज़्यादा हैं, ठीक है, और आपके जो पेमेंट्स है वो कम है, बेसिकली आप कह सकते हो क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड आपका कम है, तो डेफिनेटली दैट वुड बी आ सरप्लस इकोनॉमी. राइट. सो सरप्लस इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज जनरली डज नॉट पोज मच अ प्रॉब्लम. तो किसी भी देश के लिए सरप्लस कोई भी हानि नहीं पहुंचाएगा, एंड डेफिनेटली दैट इज नॉट गोइंग टू पोज एनी डिफिकल्टी और प्रॉब्लम फॉर इकोनॉमी. लेकिन जो डेफिसिट है वो बहुत है, क्रिएट प्रॉब्लम करता है किसी भी इकोनॉमी के लिए, दैट डेफिनेटली क्रिएट्स अ प्रॉब्लम फॉर द इकोनॉमी. सो इट इज़ इंपॉर्टेंट देयरफॉर टू अंडरस्टैंड द फैक्टर्स. वैसे हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से फैक्टर्स बेसिकली डेफिसिट को क्रिएट करते हैं, या आप कह सकते हो इकोनॉमी में पेमेंट्स आपकी ज़्यादा हो जाती हैं रिसीट से, या आप कह सकते हो डेबिट साइड ज़्यादा हो जाता है क्रेडिट से. आप ये भी कह सकते हो कि आपके जो एक्सपोर्ट हैं वो कम रहते हैं आपके इंपोर्ट से, मतलब इंपोर्ट जो हम बाहर की से ले रहे हैं वो ज़्यादा रहते हैं, एक्सपोर्ट हमारा कम रहता है. तो ये सारी कंडीशंस बेसिकली हमारी डेफिसिट को शो करती हैं. राइट. तो इसको और इसकी क्या पॉलिसी होनी चाहिए, क्या एक इकोनॉमिक्स को, क्या हमारे भारतीय जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं या किस देश के किसी भी इकोनॉमिस्ट को, क्या उनको ऐसी बेसिकली आप क्या कह सकते हैं ऐसे पॉलिसीज़ लेनी चाहिए ताकि जो
डेफिसिट है वो कभी ना हो। क्लियर, क्या क्या चीज़ें उन्हें रखनी चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे हम डेफिसिट को ज़्यादा डीपली पढ़ने वाले हैं, हम सरप्लस को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि सरप्लस तो एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। सरप्लस वैसे होता भी बहुत हमारे इंडिया में तो नहीं होता, खैर ठीक है, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। लेकिन डेफिसिट हमारे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे पढ़ना जरूरी है, बिकॉज दिस इज अनफेवरेबल। ठीक है, द कॉसेस ऑफ द एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। एडवर्स यहाँ पर कहने का मतलब है कि आपका डेफिसिट, मतलब डेफिसिट कहने का मतलब है कि आपका जब आपको नुकसान हो रहा है, मेरे मीन्स पेमेंट आपकी ज़्यादा है, रिसिप्ट्स आपकी कम है, तो उसे बोलते हैं एडवर्स। ओके, एडवर्स मीन्स जो हमारे अगेंस्ट हो बेसिकली, राइट। सो एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट मे बी ड्यू टू द वेरियस रीजन। अब बहुत सारे कॉसेस हो सकते हैं, तो आपके इसमें से आप कुछ मैक्सिमम 3 आप पढ़ लीजिए, दैट्स मोर देन इनफ। 3 to 4 ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर मोर देन 4 है तो किसी बुक्स में अगर ज़्यादा है तो आप मैक्सिमम अगर फ्रैंक में जितने भी हम पढ़ लेंगे, लेकिन अब मेरे हिसाब से 3 to 4 दैट आर मोर देन इनफ। ठीक है, सबसे पहले हमारी फॉरेन डिमांड। कई बार क्या होता है, जो हम फॉरेन डिमांड है, मतलब बाहर के लोग, मतलब बाहर की कंट्रीज इंडिया से कम डिमांड करते हैं। मींस हमारा सामान जो बाहर में देशों में है वो कम जा रहा है। क्यों? क्योंकि बाहर की डिमांड जो है कम हो रही है। तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, मे बी हमारी क्वालिटी ठीक ना हो, मे बी वहाँ पे कोई दिक्कत चल रही हो, फाइनेंशियल क्रंच हो, ठीक है, या उनको कोई दूसरे चीपर मिल रहा हो, ठीक है। सो कोई भी प्रॉब्लम एट अ टाइम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं। तो कोई भी कंडीशन से अगर फॉरेन डिमांड कम होती है, ठीक है, तो डेफिनेटली हमारे एक्सपोर्ट्स हैं वो बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। उसकी वजह से हमें क्या देखने मिलेगा, डेफिसिट देखने को मिलेगा। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में अराइज बिकॉज ऑफ शिफ्ट इन द फॉरेन डिमांड अवे फ्रॉम द कंट्रीज गुड्स टू गुड्स टू प्रोडक्ट्स ऑफ द अदर कंट्रीज। सो दिस मे बी ड्यू टू द चेंजेस इन द टेस्ट फैशन। तो हो सकता है कि उनका वहाँ पे टेस्ट चेंज हो गया हो, फैशन चेंज, आउट ऑफ फैशन हो गया हो, जिसका हम जो सामान हमारी कंट्री से ले रहे हो वो वहाँ पे पसंद ना किया जा रहा हो। कोई पॉलिटिकल रीज़न भी हो सकता है, कोई सोशल रीज़न भी हो सकता है, देयर कैन बी लॉट मैनी रीजन्स। ओके, तो कोई भी रीज़न से अगर हमारी डिमांड कम होती है, फॉरेन डिमांड मतलब हमारे देश से जो सामान खरीदना चाह रहे हैं बेसिकली दूसरी कंट्रीज, अगर वो फॉलो हो जाती है, तो उससे भी हमें क्या देखने को मिलता है, डेफिसिट देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि हमें फॉरेन फिर जो है करेंसी है इनफ्लो हमारी कंट्री में नहीं होगा, राइट। चलिए, ओके, नेक्स्ट है दैट इज अ इन्फ्लेशनरी प्रेशर ऑन द इकोनॉमी। कई बार क्या होता है, हमारी कंट्री में जो चीज़ों के प्राइसेस बहुत बढ़ जाते हैं, या आप कह सकते हो दैट इज कॉल्ड द इन्फ्लेशनरी प्रेशर, या इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। उससे क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, फिर बाहर से चीज़ें इंपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारी जो खुद की होम प्रोडक्शन है वो कॉस्टली हो जाता है, और लोगों को लगता है कि इम्पोर्ट्स रिलेटिवली चीपर है, ठीक है। या कई गुड्स में ऐसा हो सकता है कि ड्यू टू द इन्फ्लेशन इन आवर ओन कंट्री जो गुड्स हैं बाहर की कंट्री से सस्ते पड़े, है ना, और हमारी इंडिया का जो प्रोडक्शन है वो महंगा हो, राइट। तो बेसिकली क्या हो गया, हमारा इंपोर्ट्स रिलेटिवली चीपर हो गया, ठीक है। उसकी वजह से क्या हो गया, हमारा जो डेफिसिट आ गया, क्योंकि अब लोग बाहर से खरीदना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को अल्टीमेटली बाहर से फ़ायदा हो रहा है, बिकॉज बाहर से क्या बेसिकली उनको क्या मिल रहा है, कम दामों पे चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है। तो अगर हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन होगा तो डेफिनेटली उससे क्या होगा, वर्ल्ड मार्केट में एक चेंज आएगा, और हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो रिड्यूस होंगे, और हमारे इंपोर्ट्स जो है बढ़ जाएंगे। उसकी वजह से हमें जो है एक अनफेवरेबल जो है एक सीन देखने को मिलेगा हमारी इकोनॉमी में, ठीक है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। कई बार क्या होता है, जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो क्या करते हैं, डेवलपमेंट एफर्ट्स अपना ज़्यादा करते हैं। डेवलपमेंट करने के लिए मतलब हम अपनी कंट्री को आगे लेके जाते हैं, या दे वांट टू डू सम सर्टेन डेवलपमेंट इनटू द कंट्री। उसकी वजह से उन्हें मशीन चाहिए होती हैं, रॉ मटेरियल चाहिए होता है, टेक्निकल नॉलेज चाहिए होती है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो इम्पोर्ट बिल है वो ऊपर चला जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है डेवलपिंग कंट्री के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते, इतनी हाईटेक टेक्नोलॉजी नहीं होती, मशीन्स नहीं होती, तो उन्हें ये सब चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। उसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो ऊपर हो जाता है, ठीक है। एंड ड्यू टू विच वी फेस अ डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। ओके, सो दिस इज विच इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रक्चरल डेफिसिट। इसे स्ट्रक्चरल डेफिसिट भी बोलते हैं, बिकॉज हम क्या करते हैं, अपने इकोनॉमी के स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए, बेसिकली डेवलपमेंट को करने के लिए हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। उसकी वजह से हमारे जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट है डेफिसिट हो सकता है। नेक्स्ट दैट इज अ इंक्रीज इन द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज। कई बार क्या होता है, जो हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज हैं, एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज मतलब जो मान लीजिए कि जो महिंद्रा है, ठीक है, महिंद्रा की जो गाड़ियां हैं, बजाज की जो बाइक्स हैं, वो कई कंट्रीज़ में जाती हैं। तो मान लीजिए महिंद्रा का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गया, बहुत हाई हो गया, राइट। कोई रीज़न की वजह से बजाज का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंडिया में हाई हो गया, तो ऑब्वियसली बात है वो फिर क्या होगा कि बाहर हाई प्राइसेस पे बेचेंगे दूसरी कंट्रीज़ को। उसकी वजह से उनकी डिमांड जो है फॉल हो सकती है। तो वहाँ पे आपको यहाँ पे डेफिसिट देखने को मिल सकता है, क्योंकि वहाँ की उनकी जब मतलब हमारी देश के गुड्स की वहाँ डिमांड कम हो जाएगी, तो डेफिनेटली फिर भी क्या होगा, ऑब्वियसली बात है एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे, और जब एक्सपोर्ट कम होंगे
करोगे तो हमारे डेफिसिट बढ़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, कॉम्पिटिटिवनेस की वजह से या वर्ल्ड मार्केट की वजह से जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है हमारी कंपनीज़ का वो बढ़ सकता है। बेसिकली जो एक्सपोर्ट करती हैं, जैसे हायर वेजेस, हाई प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल, उसकी वजह से हमारे जो एक्सपोर्ट्स है वो फॉल हो सकते हैं, एंड विच में रिड्यूस द बैलेंस ऑफ पेमेंट और ब्रिंग द अनफेवरेबल चेंजेस। ठीक है, नेक्स्ट दैट इज अ डिक्रीज इन सप्लाई। कई बार क्या हो सकता है कि सप्लाई कम हो जाती है हमारे देश में ही। क्या हो गया, मान लीजिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, कोई रीज़न की वजह से पूरी फसलें ख़राब हो गई देश की, तो ऑब्वियसली बात है उसकी शॉर्टेज हो जाएगी, है ना, रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो जाएगी, और उसकी वजह से क्या होगा, डेफिनेटली हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करनी पड़ेंगी चीज़ें, और जब चीज़ें एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी तो उससे हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, पेमेंट साइड ऊपर जाएगा, उससे क्या हो जाएगी, डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगी, एंड दैट विल कॉज द एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्लियर हो गया। ठीक है, ऐसे ही फिर आपका एक्सचेंज रेट में मान लीजिए अगर एप्रिसिएशन हो गया कि डॉलर अगर महंगा हो जाता है, ठीक है, जब डॉलर आपको महंगा हो गया तो ऑब्वियसली बात है आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा फॉरेन कंट्रीज़ को, तो उससे क्या होगा, हमारा एक्सपोर्ट जो है वो इंपोर्ट महंगा हो जाएगा, उसकी वजह से हमारा जो पेमेंट बिल है वो और ऊपर जाएगा, विच में लीड टू द एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन। तो मैंने आपको 6 पॉइंट बता दिए हैं, और अब आप इसको मोटा मोटा पढ़ सकते हैं कि एक तो डेब्ट बर्डन इंक्रीज हो गया हमारी कंट्री पर, अगर डेब्ट बर्डन ज़्यादा है, ठीक है, और कई बार क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट होता है। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट का मतलब होता है कि लोग क्या करते हैं, देखा दिखाई करते हैं, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं या डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो बाहर की फॉरेन कंट्रीज को इमिटेट करने की कोशिश करती है, उनका कंजप्शन पैटर्न क्या है, इमिटेट करने की कोशिश करती है, जैसे कार्स हो गया, एसी हो गया, ठीक है। अब उसकी वजह से क्या होता है, बेसिकली हमारे ये सब चीज़ें इतने कई कंट्रीज में ये चीज़ बना नहीं पाते, तो डेफिनेटली दे हैव टू इम्पोर्ट इट, और उससे हमारा जो पेमेंट साइड है वो हमारा डेबिट साइड ऊपर चला जाता है, विच क्रिएट अ बेसिकली अ एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। ऐसे ही पॉपुलेशन प्रेशर, कई बार पॉपुलेशन का प्रेशर हमारा बहुत ज़्यादा होता है, उसकी वजह से भी आपको क्या देखने को मिलता है, एक आपको बेसिकली जब डिमांड हमारे कंट्री की ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो हमें बाहर से मीट करनी पड़ती है, उसकी वजह से हमारा पेमेंट बढ़ जाता है बीओपी का, एंड दैट क्रिएट अ एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ये सारे रीजंस है, मैंने ऑलरेडी बता दिया, कुछ पॉलिटिकल रीजंस भी हो सकते हैं। सो आपको कोई भी यहाँ पे 3 to 4 आप पढ़ लीजिए, दैट्स मोर देन इनफ, मैंने सारे ही एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कैसे ये करेक्ट करते हैं, इसके भी आपको 3 से 4 पॉइंट आपको पढ़ने हैं, मैं समझा देता हूँ अच्छे से, 3 to 4 लाइन में आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं एग्जाम में, दैट इज मोर देन इनफ। तो यहाँ पे सबसे पहला इन्होंने दिया है कि हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं। करेक्ट कैसे करेंगे कि आपको बेसिकली पेमेंट साइड को क्या करना है, कम करना है। ठीक है, आप पेमेंट साइड कैसे कम कर सकते हैं, सबसे पहला है डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन का मतलब होता है कि यहाँ पे डेप्रीसिएशन वो मत समझिएगा कि आपके जो असेट्स है हर साल जो डेप्रीशिएट हो जाते हैं, नहीं, वो डेप्रीसिएशन नहीं है, वो भी एक डेप्रीसिएशन होता है। लेकिन जब बीओपी का डेप्रीसिएशन मतलब है बेसिकली आप अपनी जो एक्सचेंज रेट है, मतलब जो हमारी इंडिया करेंसी और डॉलर की जो एक्सचेंज रेट चल रही है, उसमें क्या करेंगे, हम अपनी जो करेंसी की वैल्यू है डेप्रीशिएट कर देंगे। ठीक है, अगर डेप्रीसिएशन ऑफ अ कंट्रीज करेंसी विल वाइप आउट द डेफिसिट्स ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। जब डेप्रीसिएशन का मतलब बेसिकली होता है कि एक तरह का फॉल इन द रेट ऑफ आवर ओन करेंसी। बेसिकली हम क्या करते हैं, मतलब जानबूझ के हम क्या करते हैं, अपनी जो करेंसी को, आप कह सकते हो जानबूझ के नहीं, या कोई भी रीज़न की वजह से, क्योंकि जानबूझ के जो अगर वर्ड यूज़ करूंगा वो कुछ अलग टर्म हो जाता है, वो आगे बताऊंगा आपको। डेप्रीसिएशन का आप यहाँ से बस क्लियरली मतलब समझिए कि हमारी जो करेंसी है वो फॉल हो जाती है कोई भी रीज़न से। ठीक है, अगर हमारी करेंसी फॉल हम खुद कर दें या हो जाती है, उसकी वजह से हमें वो एक बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि हमारा सामान फिर सस्ता हो जाएगा बाहर की कंट्रीज़ के लिए, तो इससे हो सकता है हमें एक्सपोर्ट्स हमारा बढ़ जाए, उसकी वजह से बेसिकली हमारा क्या होगा कि जो डेफिसिट है वो वाइप आउट हो जाएगा। तो अगर हम क्या करेंगे, अपनी जो एक्सचेंज रेट है, एक्सचेंज रेट को हम थोड़ा उसे फ्लेक्सिबल करेंगे, ठीक है, उसको थोड़ा डेप्रीशिएट करेंगे, या अगर डेप्रीसिएशन रहती है, डेप्रीसिएशन अगर होता है तो इट मे रिड्यूस अ डेफिसिट टू अ लार्ज एक्सटेंट, राइट। तो आप पढ़ सकते हैं बाकी। ओके, नेक्स्ट दैट इज अ डीवैल्यूशन। देखिए डीवैल्यूशन का क्या मतलब होता है, देखिए डेप्रीसिएशन और डीवैल्यूशन में क्या डिफरेंस है। दोनों ही केसेस में हमारी जो करेंसी है वो नीचे जाती है, इसमें भी हमारी करेंसी नीचे आती है और डीवैल्यूशन में भी हमारी करेंसी नीचे आती है। डीवैल्यूशन में हम खुद करते हैं, आप फिर से बता रहा हूँ, आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, वो जानबूझ के अपनी जो इंडिया की करेंसी है वो फॉल करा देता है ना। मान लीजिए पहले $1 ₹50 का था, लेकिन अब $1 मान लीजिए 60 का कर देगा, है ना, मतलब सस्ता हो गया। अब आप पहले $1 से ₹50 का सामान खरीद सकते थे, अब $1 का आप ₹60 का सामान खरीद सकते हो। तो क्या हो गया, बेसिकली हमारी जो वैल्यू है, डी वैल्यू आरबीआई ने जानबूझ के कर दी। क्यों, ताकि हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएं, और एक्सपोर्ट जब बढ़ जाएंगे तो हमारी जो रिसीट साइड है वो ऊपर हो जाएगी, और कुछ हमें जो है बैलेंस देखने को मिलेगा हमारे, और जो अनफेवरेबल चेंजेस आ गए हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में, उसको थोड़ा सा वाइप आउट करने की ये हेल्प करेगा। क्लियर हो गया, ठीक है। सो करेंसी कंट्री कैन डी वैल्यू, ध्यान रखना, कंट्री कैन डी वैल्यू, खासकर चाइना तो बहुत करता है ये,
ठीक है, चाइना तो बहुत ही ज़्यादा करता है, चाइना तो बहुत ही लाखों करोड़ों रुपए अपनी डीवैल्यू करके कमा लेता है। वो जानबूझ कर अपनी करेंसी की वैल्यू कम रखता है क्योंकि उसे पता है अच्छे से, क्योंकि उनके जो एक्सपोर्ट्स हैं बहुत ज़्यादा हाई हैं इम्पोर्ट से। ठीक है, तो एक्सपोर्ट ऑलरेडी उनके हाई हैं, उल्टा वो और सस्ता करके और एक्सपोर्ट बढ़ा देता है अपने। ठीक है, तो इंडिया ये नहीं, ज़्यादा नहीं कर सकता। देखिए, इंडिया डेप्रिसिएशन डीवैल्यूएशन ज़्यादा फॉलो नहीं कर सकता क्योंकि हमारे इम्पोर्ट हाइयर हैं। क्योंकि अगर हमने मान लीजिए $1 रुपीज़ 50 का है ना, ठीक है, अगर हमने $1 60 का कर दिया मतलब बहुत टाइम के लिए, तो यहाँ तो बाकियों के लिए तो चलो चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, लेकिन हमारे लिए तो महंगी हो जाएंगी ना बाहर से खरीदना। हमने तो 10 रुपये अपना खुद ही महंगा कर दिया क्योंकि हमारे इंपोर्ट ज़्यादा है, सिंस हमारे देश में ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो आप काफ़ी टाइम तक ये पॉलिसी फॉलो नहीं कर सकते इंडिया में खासकर। ठीक है, कुछ टाइम के लिए बेसिकली जब आपको थोड़ा बहुत आपको लग रहा है कि एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहे हैं तो और थोड़ा सा उसे करने के लिए आप पुश कर सकते हैं, लेकिन फॉर द लॉन्ग टर्म इट इज़ नॉट पॉसिबल इन द इकोनॉमी, राइट। क्योंकि ये रीज़न है क्योंकि हमारे इंपोर्ट्स ऑलरेडी हाई हैं, तो अगर हम ऑलरेडी करेंसी अपनी और डाउन कर देंगे तो हमारे इंपोर्ट्स और महंगे हो सकते हैं। ठीक है, और मान लीजिए एक्सपोर्ट्स बढ़े नहीं तो फिर बहुत दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, लेकिन चाइना ये कर सकता है, चाइना आर फ्री टू डू, चाइना दे डू। ओके, नेक्स्ट दैट इज इंपोर्ट कंट्रोल। हम क्या कर सकते हैं बेसिकली अपनी पेमेंट साइड को कंट्रोल करने के लिए हम इंपोर्ट को कंट्रोल कर देंगे। हम क्या करेंगे, कोटा फिक्स कर देंगे, नहीं भैया अब आप इतनी मैक्सिमम लिमिट, कोटा मीन्स मैक्सिमम लिमिट, बेसिकली आप एक मैक्सिमम लिमिट तक, आपने मैक्सिमम लिमिट मान लीजिए सेट कर दी कि एप्पल्स के फ़ोन हम क्या करेंगे एक लिमिट तक ही अब क्या करेंगे इंपोर्ट करेंगे। हम मान लीजिए 50,000 आपने सेट कर दी, मतलब जानबूझ के आप क्या करते हैं, लेट सपोज कोई भी गुड हो सकता है, वो क्या करते हैं आप उसकी एक लिमिट सेट कर देते हैं, आप एक कोटा सेट कर देते हैं। ठीक है, कि कोटा लिमिट द वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट बाय अप्लाइंग द क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन। क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन मतलब आप कुछ परसेंटेज में कह सकते हैं कि आप 90% ही कर सकते हैं, आप इसका 30% ही ले सकते हैं, आप उसमें ड्यूटीज़ लगा सकते हैं, टैरिफ्स लगा सकते हैं। ठीक है, आपके इन सब रीजंस की वजह से क्या होगा, इंपोर्ट क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। इंपोर्ट रिड्यूस होगा तो हमारी पेमेंट साइड रिड्यूस हो जाएंगी। ठीक है, और पेमेंट साइड रिड्यूस होंगी तो कहीं ना कहीं हमें ये जो है आपका जो एडवर्स डेफिसिट आया है आपकी, या एडवर्स चेंज आया है आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट में, उसको वाइप आउट करने के लिए हेल्प करेगा। तो बेसिकली इंपोर्ट कंट्रोल में बहुत सारी पॉलिसीज आ जाती हैं, एक कोटा सिस्टम आ जाता है, आपका टैरिफ आ जाता है, इंपोर्ट ड्यूटीज आ जाता है। आप क्या करिए, इंपोर्ट ड्यूटी हाई कर दीजिए कि करो बेटा, अगर आपको 10 रुपये का बाहर की चीज़ इंपोर्ट करनी है तो लो बेटा आप इसमें 10 रुपये आप टैक्स भी दो, तो ऑब्वियसली बात है 20 रुपये की हो जाएगी इंडिया में। तो फिर यहाँ पे लोग क्या करेंगे, कम खरीदना पसंद करेंगे बाहर से। ठीक है, तो कई बार गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज लाती है, क्यों, क्योंकि उन्हें अपने कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट देखना होता है। ठीक है, तो आप ऐसा इकोनॉमिस्ट समझिए इकोनॉमी को, राइट। ओके, नेक्स्ट दैट इज अ एक्सपोर्ट प्रमोशन। हम क्या करेंगे, अपने एक्सपोर्ट को प्रमोट करेंगे। हम फैसिलिटीज़ हम क्या करेंगे, लाइक फैसिलिटीज़ ऑफ क्वालिटी कंट्रोल है, मार्केट की इंफॉर्मेशन हम बढ़ा सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट की जो सर्विसेज होती हैं जैसे बैंकिंग हो गई, इंश्योरेंस हो गया, शिपिंग हो गया, इनकी ये फैसिलिटीज़ हम अच्छी कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, बाहर की कंट्रीज़ को इन्वाइट कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन गिव द टैक्स बेनिफिट्स, तो देर आर सो मैनी थिंग्स वी कैन डू फॉर द एक्सपोर्ट प्रमोशन। तो ये पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट कौन कौन सी बेसिकली परस्यू करती है एक्सपोर्ट प्रमोशन के मेजर्स। जैसे आपका हो गया क्वालिटी, है ना, क्वालिटी आप फैसिलिटीज, कई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हो, अपनी उन्हें सब्सिडीज दे सकते हो, टैक्स कम कर सकते हो, इंपोर्ट ड्यूटीज़ कम कर सकते हो। ठीक है, ओके, बिल्कुल जैसे इंपोर्ट आपका जो नीचे पॉइंट पढ़ा था हमने उसका उल्टा है बिल्कुल। ठीक है, जो आपको वहाँ पे करना था अब वहाँ यहाँ पे नहीं करना है बेसिकली। ठीक है, इसमें इंपोर्ट कंट्रोल, इसमें एक्सपोर्ट प्रमोशन। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन मैंने आपको पॉइंट्स बहुत तरह से बता दिए कैसे आपका एक्सपोर्ट जो है वो प्रमोट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है दैट इज एक्सचेंज कंट्रोल। आप क्या कर सकते हो, जो भी हमारे कंट्री में जो एक्सचेंज हो रहा है, मीन्स हमारा एक्सचेंज कहने का मतलब है जो हमारी जो फॉरेन बेसिकली एक्सचेंज हो रहा है, फॉरेन करेंसी जो है, ठीक है, वो जो उसको कंट्रोल कर सकता है कि वो ज़्यादा ट्रांजैक्शन ना हो। मतलब कि जो रुपीज़ और डॉलर्स का ट्रांजैक्शन को है, उन्हें जो रुपीज़ और डॉलर्स के बेसिकली ट्रांजैक्शन को कंट्रोल कर सकता है। वो लिमिट कर सकता है कि नहीं आप इतने डॉलर से नहीं खरीद सकते, आप एक लिमिट सेट कर सकता है। तो बेसिकली एक्सचेंज को कंट्रोल कर सकता है वो। ठीक है, जो हमारी कंट्री एक्सचेंज करती है मतलब रुपीज़ को डॉलर्स में, तो उसको कंट्रोल कर सकता है ताकि लोग क्या करें, कम डिमांड करें। तो आई थिंक 4 पॉइंट्स आर मोर देन इनफ। ठीक है, बाकी अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। देन आपका इंपोर्ट सब्सटीट्यूट कर सकता है कि जो चीज़ें बाहर से इंपोर्ट की जा रही हैं उसके सब्सटीट्यूट ढूंढे जाए, उसकी रिप्लेसमेंट ढूंढी जाए, ऐसी चीज़ें बनाई जाए। मान लीजिए
को हम कोई टी, लेट सपोज टी तो वैसे हमारी खुद की कंट्री बहुत करती है, लेट सपोज मान लेते हैं कि अगर टी इंपोर्ट हो रहा है हमारी कंट्री में, तो हम क्या करेंगे, अपनी जो टी है, इंडियन टी है, उसको प्रमोट करेंगे, हम और प्लांटेशंस बनाएंगे, हम उसकी जो सेल है उसको और इंक्रीज़ करेंगे, उसका प्रोडक्शन और इंक्रीज़ करेंगे, उसकी बेसिकली उसकी सेल्स को बढ़ाएंगे। क्यों? हम क्या करेंगे, बेसिकली रिप्लेस करेंगे जो बाहर की फॉरेन टी है उसको रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे इंडियन, बेसिकली यहाँ आप कह सकते हो होम अपनी कंपनी से। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये शॉर्ट रन में सेव हो सकता है, ठीक है, लेकिन लॉन्ग रन में क्योंकि आपको पता है कि पॉसिबल नहीं होगा, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। ठीक है, तो मे बी फिजिबल ना हो क्योंकि इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है इकोनॉमी को। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी आपको पता है क्या होता है, ये टोटली किसके अंडर होती है, आरबीआई के अंडर होती है। तो हमारी जो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी हमें यूज़ करनी चाहिए, अगर हमें बेसिकली अगर हमारा एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट है तो हमें यहाँ पे टाइट हमें क्या करना चाहिए, पॉलिसी करनी चाहिए ताकि लोगों का एक्सपेंडिचर कम हो, क्योंकि एक्सपेंडिचर में एक वन ऑफ द ग्रेट पोर्शन होता है हमारा इम्पोर्ट्स। ठीक है, तो हमें क्या करनी चाहिए, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी लेनी चाहिए आरबीआई को टू रिड्यूस द क्रेडिट वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट, बेसिकली मनी सप्लाई को कंट्रोल करके भी हम काफ़ी ये अचीव कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, बेसिकली कैश रिजर्व रेशियो मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस चैप्टर में एक्सप्लेन कर दिया है, बट आई थिंक मैंने जो ऑलरेडी 6 पॉइंट्स ऊपर एक्सप्लेन किए हैं दैट्स मोर देन इनफ, उसको उससे ज़्यादा आप मत पढ़िएगा। ठीक है, तो मैंने 6 पॉइंट्स आपको 6-7 पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन कर दिया है। मॉनेटरी पॉलिसी होती है आरबीआई की, ठीक है, फिजिकल पॉलिसी होती है आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। रिमेंबर इसका 16 चैप्टर एक अलग से है, ठीक है, तो उसको अलग पढ़ लेंगे। तो बेसिकली ये 6 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप 6 पॉइंट पढ़ के चले जाइएगा, दैट्स मोर देन इनफ।